तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो आप लोगों के तरीके से, फिर मेरे तरीके से, दोनों तरीके से देखते हैं जिससे आ जाए आंसर। तो आप लोगों ने डेफिनेटली इसको ऐसे सॉल्व किया है। भाई बुरा मान गया क्या? इसको क्या हो गया? वो तो ठीक है, तो बाकी यहाँ तो टच करे। वही करना पड़ेगा। अब बस इसको भी सुन ले तो ये है। चलो, तो आप लोगों ने इसमें वही नॉर्मल चीज़ें लगाई होगी। इधर लगाया एम जी साइन थीटा, ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, इसके जस्ट अपोजिट में लगाया एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर लगा दिया फ्रिक्शन, है ना, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन, है ना। और फिर क्या किया, टॉर्क लगाया नॉर्मल रिएक्शन की समस्या। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मतलब आप सॉल्व करना चाहोगे, टॉर्क निकालना चाहोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन मूव करो। तो देखते हैं। चलो, यहाँ से मुझे दो बातें समझ में आ गई। पहला तो अगर इक्विलिब्रियम में था तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा समझ में आ गया बच्चे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। यही आया होगा। यहाँ से लगभग म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा और ये सब फालतू चीज़ें निकाल लोगे। ये सब आप एनएलएम में पढ़ के आए। टॉर्क वाली कहानी देखते हैं। तो अब बेटा देखो, अगर मैंने इस ब्लॉक की लेंथ दी थी, शायद ए बाई ए क्यूब दिया था ना, ए हाइट लेंथ का क्यूब ये दिया था ना। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा ये निकालना था मुझे। तो देखो, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, सेंटर क्या होंगे। नॉर्मल रिएक्शन कुछ शिफ्ट हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है किधर शिफ्ट हुआ और कितना शिफ्ट हुआ। लेट अस सपोज मैंने मान लिया इस तरफ शिफ्ट हुआ है नॉर्मल रिएक्शन, मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैंने माना कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरफ शिफ्ट हो गया है और एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया सेंटर से, ठीक है ना। सेंटर से कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो देखो टोटल टॉर्क ये दोनों जनरेट कर रहे होंगे। एफ अगर मैं सेंटर से हाथ रखता हूँ तो किधर, किधर की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इज इक्वल टू प्लस का म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस कितना इसका, ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर क्यूब ए का था तो। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा कर रहा होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर रहा है, इधर है सेंटर से ही। तो माइनस माइनस एन की जगह डायरेक्ट रख दो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। एक्स निकालना, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो म्यू एम जी कॉस थीटा है, हाँ, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू ए बाई टू। एक मिनट, मैंने म्यू फ्रिक्शन का था, हाँ वो बाद में रख देंगे, ए बाई टू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। ज़रूरत ही क्या है, ये आ गया। अब म्यू की वैल्यू रख दो टेन थीटा, तो ये कितना आ गया, ए टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एक्स, आंसर। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में मैंने कहीं गलती करी थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। एज यूजल मुझे तो जानते ही हो, मैंने बता रखा है, नहीं पता तो छोड़ दूंगा।
पता है तो बता दूंगा। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने कुछ गलत किया था? कौन सा? हाँ वही क्वेश्चन, प्लैंक वाला ही है। चलो ठीक है, बता दिया मैंने, प्लैंक वाला है। अब बताओ। नहीं वो सही था, प्लैंक वाले में गलती करी थी मैंने। कहाँ, वहाँ कहाँ गलती है? चलो बता दो, तुक्का तो सही है प्लैंक वाला। तुम लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं उसको यार। सॉल्व करते, मैंने कहा था एक्स निकालो, सॉल्व करो, फिर बात करेंगे। तुम लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला ये बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हाँ या ना? तो किसी ने आते बोला क्यों नहीं मेरे को? तो बोला क्यों नहीं कि सर नहीं आ रहा? क्या होना चाहिए? क्यों भाई, वो 800 भी तो है। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो प्लैंक के नॉर्मल रिएक्शन दो दो है ना, ये भी दे रहा है और ये पिलर भी दे रहा है, दोनों पिलर पे टिका हुआ है ना। चलो मैं सॉल्व करूं, बताऊं या रहने दूं, छोड़ दूं? थर्ड इक्वेशन भी बन गई थी, सॉल्व भी कर लिया था। अच्छा सबने एनएलएम पढ़ा है ना अच्छे से? तो मेरे हिसाब से ऐसी बेवकूफ़ियाँ तो होनी नहीं चाहिए थी जो मैंने करवाई और तुम लोगों ने मान लिया। क्या जिस वक्त ये प्लैंक यहाँ से उठ रहा होगा, इस वाले से नॉर्मल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, कांटेक्ट छोड़ेगा? तो क्यों लोगे इसका नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो है वो। पढ़ा है ना सबने? फिर जब ये प्लैंक उधर उठ रहा होगा तो इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा ही क्यों? मैंने बोला कि प्लैंक बेंड कर गया है। फिर तो उससे कांटेक्ट ही खत्म हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो, खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म। अब निकाले इसका आंसर। तो ये ज़ीरो मतलब एन बी तो सीधे सीधे मुझे कितना मिल गया? अरे एन बी 1000 मिला, ज़ीरो क्यों? हाँ एन बी 1000 मिल गया। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है मुझे, कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना पसंद करोगे बोलो? देखो सबसे अच्छा रहेगा बी के अबाउट निकाल दो, सबसे आसान, ठीक है ना? बी के अबाउट निकाल दो, क्योंकि एन बी की कहानी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तब ये तो फोर्स है ही नहीं, खत्म। अकेला लग रहा है 2 मीटर पहले, कौन सा? 200, कौन से डायरेक्शन में घुमा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 200 इंटू 2 माइनस दूसरा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, 800 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजेंगे तो इधर इक्वल टू आ जाएगा। ये गया 4 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, एक्स इज इक्वल टू 1/2, दैट इज। क्या चीज़? आदमी को कंसिडर करके मतलब इसी को पॉइंट अज्यूम कर ले, कर लो, क्या दिक्कत है? अगर इसको पॉइंट कंसिडर करते हो तो देखो दो नॉर्मल रिएक्शंस, बेटा इसको वो करोगे तो फिर एक्स मिलेगा ही नहीं। इसको ले लोगे तो एक्स कहाँ से आएगा? वेरिएबल ही गायब हो गया। नेट टॉर्क तो दोनों का बराबर हो जाएगा, बट निकालोगे कैसे? अच्छा चलो 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 चलो, हो सकता है, हो सकता है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालते हैं। चलो इसके अबाउट निकाल रहे हैं तो देखो पहला वाला ये 200 नीचे की तरफ लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का डिस्टेंस कितनी? 2 प्लस एक्स, माइनस दूसरा वाला एन बी लग रहा है और ये कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 0, इस टर्म को उधर भेजो तो 200, सॉरी इसको कर देते हैं 400 प्लस 200 एक्स इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1000 एक्स, इसको उधर चिपकाओ तो 400
इज इक्वल टू 800x, और बेटा ये कट गया 1/2 टाइम्स। आ गया आंसर। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, बस एक नॉर्मल गधों वाली बात थी जो हम लोग करेंगे ही नहीं, मुझे पता है। किसी ने आके, एक सिंगल पर्सन ने आके नहीं टोका कि सर ये गलती कर रहे हैं अपन। मैंने बोला था एग्जैक्टली वहां पर वो कहाँ पहुंच जाए, मैंने यही तो बोला था, वो गधा कहाँ पहुंच जाए कि पलट जाए, यही तो निकाल रहे हो तुम। ना ना ना, तो वो भी तुम बोलोगे तो लास्ट पॉइंट बताओ, फाइनल पॉइंट जहां तक ना पलटे। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट देखो, जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ता जाएगा यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं वो पॉइंट पूछ रहा हूँ जहां तक ना पलटे। तो मैक्स मिनिमम कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, उसके बाद तो पलट ही जाएगा बस। तो इस नॉर्मल रिएक्शन ने तो होल्ड कर रखा है उसको। ठीक है, क्लियर और नॉट? मिल गई गलती। आगे बढ़े, टॉपलिंग का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, वो भी छापोगे? अब ये रोटेशन चैप्टर आधा होने वाला है, आज आधा खत्म हो जाएगा। फिर आएगा अच्छा वाला रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम, इमेजिनेशन फिजिक्स, 3D डायग्राम्स जो कॉपी पे नहीं बनेंगे, दिमाग में होंगे। मोशन रियल में अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों हमारी गाड़ी में फ्रिक्शन 0 हो जाता है। मैंने बताया था हमारी गाड़ी में जब चलती है तो फ्रिक्शन 0 हो जाता है, वो क्यों? तो बस वो मैंने जो बताया था वो मैं बताऊंगा। हाँ, तो तुम लोगों को रोटेशन पहले पढ़ा दिया था ना उन लोगों ने, बिना एनएलएम पढ़ाए रोटेशन पढ़ा दिया। अच्छा, नहीं, उस सुबोध वालों को पढ़ाया था। हाँ श्रीधा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, आई गेस आपके ईयरफोन की वजह से नहीं आती है। फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ कहा था श्रीधा ने। बेटा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, देखो पहले वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आएगा ना, जो मैंने पहला एनएलएम से निकाला था। टेन थीटा कैसे आया? देखो इन दोनों को सॉल्व करो, एन की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर रखी तो देखो एम जी से एम जी गुजर गए, एम जी से एम जी गुजर गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई? कितने बच्चों का आ गया था वैसे इसका आंसर? अरे वेरी गुड, गुड। ये वाला नहीं हुआ? चलो डन। अच्छा, रोटेशन में ये याद रखना बेटा, हर पॉइंट पे, इसमें एक्चुअली में ऐसा नहीं है चैप्टर डिफिकल्ट है, इसमें हर पॉइंट पे छोटे छोटे कंसेप्ट का याद रखना पड़ता है। कहाँ गलती, यही गलतियाँ होती हैं, ए की जगह A/2 ले लिया। अब यहाँ आगे चल के बताऊँगा चिड़िया उड़ वाले क्वेश्चंस, तब मज़ा आएगा। घूमती हुई प्लेट से अचानक से चिड़िया उड़ गई, बताओ उसके एंगुलर मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, उसके एंगुलर मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? लक्ष्य डंबल लेके घूम रहा था, अचानक से डंबल इसके हाथ से गिर गया, बताओ क्या होगा? डंबल का क्या होगा वो नहीं पूछ रहा मैं, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी घूमने की। कम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम।
0.1 सेकेंड का वो चेंज हो गया, चेंज आ गया। उसने इतना ज़्यादा पानी रोक रखा है ना, उसने एक जगह पर इतना मास क्रिएट कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, जिसकी वजह से अर्थ की एंगुलर स्पीड पे इफेक्ट आ गया और 0.1 सेकेंड डे एंड नाइट के टाइम में चेंज आ गया। उसने इतना पानी स्टोर कर दिया और इतना ज़्यादा पानी स्टोर कर दिया, गलती से डैम टूट गया ना उसका, खेल खत्म है आधे चाइना का। तो 2040 चाइना के लिए 2040 तक वेट करो। अच्छा, पाकिस्तान ने आज नई डेवलपमेंट देखी करंट अफेयर्स। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को एक नेटो बनाना चाहिए। नेटो कि मतलब एक पे हमला मतलब सब पे हमला माना जाए। और उसने एक कंट्री के साथ ऐसा टाई अप भी कर लिया है, सऊदी अरब के साथ। हाँ, तो सऊदी बेटा, सऊदी अरब माना नहीं है। ये आपको असलियत पता चलेगी इसके तो बड़ा हंसोगे। एक्चुअली में क्या है कि सऊदी अरब बहुत पहले से चाहता था, क्योंकि उसके पास आर्मी नहीं है, जनता ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं है। कल को कोई हमला होगा तो बचेंगे कैसे? तो किराए पे पहले पाकिस्तान की आर्मी हायर करना चाहता था कि भाई हमसे पैसे ले लो और आर्मी भेज दो हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया था, पाकिस्तान की जनता ने, कि हम नौकर थोड़ी दूसरे के देश की रक्षा करने जाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने उस टाइम तो ऐसे नहीं माना था, तो अब दूसरे तरीके से ऐसे बात रखी है कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, तो अब इस बेसिस पे पाकिस्तान को उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, पैसे भी मिल जाएंगे, काम हो गया। अब जनता भी ज़्यादा विरोध नहीं करेगी कि हाँ हमको दिक्कत होगी, सऊदी अरब भी बचाने आएगा। लेकिन अब ज़रा सोच के देखो, भारत ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम अपने पार्टनर से बात करके देखेंगे एक बार, सऊदी अरब से, कि क्या वो सच में इस बात के लिए राज़ी है। कल को हमने ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट किया, अभी तो वही तो किया है ना, रोक ही तो रखा है, रोक रखा है अभी उसे, ख़त्म थोड़ी किया है। कंप्लीट किया तो सऊदी अरब आएगा बचाने, और गलती से आएगा तो सोच रहा है भारत की आर्मी से टकराने की बात। उसकी ये दशा है अभी फ़िलहाल सऊदी अरब की कि उसको पाकिस्तान जैसे देश से मदद लेनी पड़ रही है। बेटा शेख बैठे तो क्या पैसों से लड़ाई होती है क्या? आप कितने पैसे वाले क्यों ना हो, अगर कहीं जंगल में फंसे और आपको आदिवासियों ने पकड़ लिया, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें? उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है आपसे? वो तो पका के खाएंगे आपको, वो पैसों पे ही जला के खाएंगे फिर आपको, उनको क्या मतलब पैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो वही है, सऊदी अरब ने वहाँ पर मतलब एक्चुअली में दिखाने के लिए बस कि जनता विरोध ना करे पाकिस्तान की, और काम में ले लिया। सच में यार, पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत बैल कंट्री है, और अब वो आगे चल के नेटो बनाना चाह रही है कि हम सारे बेटा हो भी सकता है कि बन जाए, बिकॉज ऑफ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ में अकेला पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उन सबको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का कि कल को कोई पीटे ना, तो ज़रूर वो लोग ऐसा कोशिश करेंगे। लेकिन सबकी छोड़ो, कल को मान लो पाकिस्तान ने ईरान से कर लिया है समझौता, अमेरिका ही पीटेगा सबसे पहले उसे, उसके पूरे पैसे अमेरिका से आ रहे हैं, कैसे कर लेगा समझौता? और कर भी लिया तो कल को जब ईरान को कोई मारेगा तो बचाने जाएगा पाकिस्तान? अभी सोचो, ईरान को इसराइल ने पीटा, पाकिस्तान मीडिया में और सब जगह बोल रहा था कि हम ईरान के साथ हैं, हकीकत में पता क्या कर रहा था वो? सारी सीक्रेट लेकर अमेरिका को दे रहा था और अमेरिका इसराइल को दे रहा था। हकीकत ये थी उसकी, एक तरफ बोल रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हो और दूसरी तरफ आपकी आर्मी वहाँ पर सीक्रेट वो कर रही है कि यहाँ पर इसका हथियार रखा, इधर मारो, इधर ये रखा, इधर मारो। तो फिर आप दोस्त बन बन के जब डस रहे हो, दुनिया को बता कुछ और रहे हो, तो पाकिस्तान ऐसा ही है। चलो आगे चलते हैं, टॉपलिंग की कहानी भी खत्म, आज कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने वाले हैं। लिखो टॉपिक, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो बेटा ये बहुत डिफ़िकल्ट सी बात है, ये मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं आज तक, पहली बार बता रहा हूँ। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ याद है क्या होता था?
ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय टोटल मास। तो रोटेशनल मोशन में भी न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है। और क्या फॉर्मूला बन सकता है ज़रा बता पाओगे, गैस कर सकता है कोई? अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल अपॉन, है ना, डिफिकल्ट था ना, यही है। अच्छा चाहो तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं अपन, बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखो F इज इक्वल टू मैथमेटिकली वी कैन से दैट M इंटू ए। एक बार और बता देते हैं, श्रद्धा की कोई कमी? एक बार और बता देते हैं। तो क्या मैं दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? और A को मैंने लिख दिया, अच्छा ये तो बन गया टॉर्क, और ये क्या बन गया? M R स्क्वायर अल्फा, और M R स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? I। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसी कहानी को मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल अपॉन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, इजी। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। हाँ एक बार ये लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन, अच्छा नहीं कोई पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं, देन आफ्टर क्वेश्चंस करेंगे। हम्म हम्म। डन, लिखो। अच्छा एक चीज़ समझो थोड़ा सा, क्या टॉर्क, अच्छा इसको बोलते हैं वैसे टॉर्क इक्वेशन, जैसे अपन उसके लिए फोर्स बोला करते थे न्यूटन सेकंड लॉ, इसको टॉर्क इक्वेशन कहा जाता है। तो मेरा छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि क्या ये भी लगाना उतना ही आसान है जितना लगाना फोर्स आसान था? नहीं लगा सकते, रीज़न समझो। फोर्स कहीं पे भी लगाओ कोई टेंशन नहीं थी, इसके साथ ये समस्या है कि यार ये पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर जाएगा, आर की वैल्यू चेंज करी टॉर्क बदल जाएगा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिफर करेगा, तो इसीलिए हम लोग इसे लगाएंगे। तो पॉइंट्स लिखो, टॉर्क इक्वेशन कैन बी अप्लाइड only about two points in a body हम सिर्फ दो ही जगह लगाएंगे ये टॉर्क इक्वेशन। या तो पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास पे, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट विच है जीरो वेलोसिटी स्लैश एक्सेलरेशन
This point is commonly referred as the center of rotation or instantaneous center of rotation. इस सेकंड पॉइंट के लिए एक और कहानी लिखो, जरूरी कहानी। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इस सेकंड पॉइंट के लिए ही अगली चीज लिखवा रहा हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर ही है, रिमेंबर द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the point and is perpendicular to the surface। अब ये कहानी समझ ही नहीं आई, क्या लिखवा दिया, नहीं आई ना, तो ब्रैकेट में लिखो इसको दूसरी भाषा में, ओनली वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज। ब्रैकेट में लिख दो ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज, सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए है ये कहानी इंस्टेंटेनियस सेंटर वाली, आप तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, आई गेस ट्राई करो और नई चीज़ें सीखो, हाँ ठीक है। इसके क्वेश्चंस अब यहाँ से रोटेशन के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आने शुरू होंगे, ठीक है। पहचान पा रहे हो ये कौन है? गुड। और अब एक पुली है और इस पे एक मास सस्पेंडेड है m, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस पुली के अराउंड मैंने रस्सी बाउंड कर रखी थी। आज से पहले जो कहानी होती थी उसमें याद करो, फ्रिक्शन नहीं होता था, अब फ्रिक्शन है, ठीक है। अब फ्रिक्शन है, पुली का भी मास है, ठीक है। अब वो उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शनल है, पुली का मास देता है कि नहीं देता है, बट ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन है और फ्रिक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इस केस में अगर यहाँ पर दूसरा मास सस्पेंडेड भी होता, मतलब दोनों तरफ मास होता, तो टेंशन अलग अलग आती, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था तो हम सेम टेंशन बोलते थे सेम स्ट्रिंग में। अब अलग अलग मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट है तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगी, तो अज्यूम करना T1 T2 करके। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो भी टेंशन अलग अलग होगी, हाँ अभी करवा देंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब करवाएंगे। चलो बिल्कुल, अब वो सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, कुछ तरीके होते हैं उसको मैं सिखाते चलता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका मैं लैंग्वेज लिख पा रहा हूँ, डायग्राम तो यही रहने वाला है। A block of mass m is attached at the end of inextensible string which is wound over a rough pulley of mass capital M and radius r,
इस पुली का मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है, ठीक है। अज्यूम स्ट्रिंग डज नॉट स्लाइड assume string does not slide over the pulley find the acceleration of block when released। एज यूजल पहला क्वेश्चन है तो मैं ही करूँगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रिंग स्लाइड तो नहीं कर रही। अगर स्लाइड कर रही है तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा होगा, वो आगे चल के आएगा। तो स्लाइड नहीं कर रही तब तक हमारी ज़िंदगी और अच्छी है अभी, ठीक है। स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, कितना फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगा रहा है, फिर इधर mg भी फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ दुख दर्द पीड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी दुख दर्द पीड़ा कम है। तो बच्चे ये इसका मास कैपिटल एम, इधर देखो कैपिटल एम रेडियस आर, ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा जब ये नीचे जा रहा होगा। मैंने मान लिया कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, नीचे लग रहा है एम जी। तो पहले तो मेरे पास वही मेरी बेसिक इक्वेशन, क्या बोल सकता हूँ, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। किसी को प्लस माइनस की तकलीफ हो तो वो लिख सकता है टी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस का एम ए, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे टी मिल जाएगा मेरे हिसाब से, या टी ले लो बेटर रहेगा, या ए निकाल लो, टी ले लेते हैं चलो, एम जी माइनस ए इज इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण संख्या 1। अब टॉर्क निकालना है मुझे, दूसरा काम टॉर्क निकाल रहा हूँ मैं। और अब ये टॉर्क की बात समझो बच्चे, टॉर्क किसके अबाउट निकालूँ, सेंटर ऑफ मास। तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, मुझे पता ही नहीं है, मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा सेंटर ऑफ मास। तो फिर मैंने दूसरा क्या बोला था, ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालो जिसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जीरो हो। याद करो पुली का सेंटर ये कहीं मूव नहीं कर रहा, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो है ना। तो मैं इसके अबाउट सारी कहानी सॉल्व करूंगा। तो क्या मैं इसके लिए टॉर्क इक्वेशन लगा सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये आई किसका होगा, तो इस डिस्क का होगा। ये डिस्क ही तो है पुली, डिस्क है। तो ज़रा पहचानो, पहले तो टॉर्क निकालते हैं। देखो यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा होगा बेटा वो एक ही फोर्स की वजह से लग रहा है, कौन सा फोर्स, टेंशन। और टेंशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी उसकी, आर। तो टॉर्क इज इक्वल टू टी इंटू आर बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, अरे वाह सारे इंटेलिजेंट हो गए, इज इंटू एल्फा। मजे हो गए हमारे। तो यहाँ से बेटा निकल के आया मेरे पास, एक आर से एक आर गुजर गया, और 2t बाय एम आर इज इक्वल टू एल्फा। मुझे याद आ रहा है एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर एल्फा, लिख सकते हैं। तो क्या मैं a इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 हो गया, a इज इक्वल टू आर एल्फा लिख सकता हूँ, एल्फा निकाला हुआ है मैंने। देखो फिर से एक आर से एक आर गुजर गया, तो a इज इक्वल टू 2t बाई एम बचेगा। और अगर बुरा ना मानो तो इसको यहाँ चिपका दूँ, क्या नहीं आया समझ में बेटा, आर से मल्टीप्लाई किया अल्फा को बस, तो क्या होगा यहाँ पर आर से आर कट गया। अभी पुट नहीं की बेटा, a इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, अभी तो यही किया है। अब पुट करूँगा इसमें, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 थी, तो इक्वेशन 3 की वैल्यू उठाकर मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में। तो एम जी माइनस एम और 2t बाई कैपिटल M इज इक्वल टू टी, इन दोनों को उधर भेजा। मैंने पूछा क्या था तुम लोगों से, एक्सेलरेशन पूछा था क्या, सॉरी, तो फिर इसको मत सॉल्व करो, ये तो मैं टेंशन निकाल रहा था।
एक्सेलरेशन पूछा है तो इसकी वैल्यू उठाकर वहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में की वैल्यू उठाकर 3 में, तो ये रख देते हैं। तो देखो कितना आ गया, a इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए अपॉन कैपिटल एम। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ए एम कैपिटल एम आ गया इधर, एम को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू एम जी माइनस 2 ma, इसको भी इधर चिपकाओ, ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया m माइनस, प्लस ही लिखा है बेटा, तुम लोग को गलत दिख रहा है, हाँ। तो a इज इक्वल टू एम जी बाय एम प्लस 2m। वैसे मैं इसे और सॉल्व करता, और तुम लोग को एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नोट करवाना चाहता हूँ, अगर लिखना चाहो तो। वैसे तो आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है, पर मैं इसको फर्दर फालतू में सॉल्व कर रहा हूँ, वो फालतू बाद में काम आएगा तुम्हारे। पहले तो 2 ऊपर वाला जो था उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, अब इसको ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह रहा, या तुम लोग को शॉर्टकट बता दूँ क्या? अभी बता दूंगा, तुम लोग ख़राब कर दोगे काम। बता दो शॉर्टकट, या रहने दो अभी? एक दो क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। तो आप लोग पूरा इसी फॉर्म में सॉल्व करना, और लास्ट में ये चीज़ लिख देना, ठीक है। ये जब लास्ट में बताऊंगा तब समझ में आएगा क्या है ये। कहाँ पर? ये जी है यार, जी था ना वहाँ पर। चलो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, छापो पहले, दिख रहा है सबको? क्या सॉल्यूशन? तो वही था, मैं कहता रहा हूँ, यही तो बोला था मैंने कि अभी बस ऐसे फालतू में सॉल्व कर रहा हूँ, लिख देना, बाद में बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया।
छाप लिया? दूसरा क्वेश्चन दूं? चलो सेकंड क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग करके बताओगे मुझे। इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई दे रखा है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, ना तो रेडियस दिया हुआ है। और इस बार भी आपसे वही छोटी सी चीज़ पूछी गई, शायद रेडियस दे रखा है, मैं देख के बता दूंगा। वही चीज़ आपसे पूछी गई है कि एक्सेलरेशन निकालो, और ये मैंने डायरेक्शन बताई दिया कि m1 वाला साइड नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है। स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही है, स्लिप, हाँ फ्रिक्शन था तभी तो चल रहा था, वरना तो फिर चलता क्यों। और स्लिप भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लिखवाऊँ ना, लिख कर लो ऐसे। हाँ श्रीधा बोलो बेटा। अच्छा रेडियस गिवन है आपको, आ रहा है ना, रेडियस गिवन है। पूरे 20 सेकंड दे रखे हैं आपको यार, किसी ने कुछ लिखा है श्रीधा ने। सर बट एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्ट्रिंग स्लिप क्यों नहीं हो रही है? बेटा ज़रूरी नहीं है ना कि स्लिप करे। देखो स्लिप करने का मतलब आप समझो, यहाँ पर स्लिप नहीं कर रही इसका मतलब पुली भी साथ में घूम रही है। आज से पहले आपको बताया गया था कि स्लिप नहीं कर रही या फ्रिक्शन ही नहीं दिया जाता था तो पुली घूमती नहीं थी। अब ये पुली घूम रही है और पुली का मास भी है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट करेगा उसके एक्सेलरेशन में, ठीक है। इस वजह से ऐसा है बालक। अभी क्लियर? सर स्ट्रिंग की स्लिप होने में और एक्सीलरेशन होने में क्या डिफरेंस है? बेटा आप फिर से लिख दो, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या कहा आपने। सेम सर एक्सीलरेशन और स्लिप होने में क्या डिफरेंस है? एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चे, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तब तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। एक्सेलरेशन सेम है लेकिन टेंशन नहीं है सेम। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील कर सकते हो अगर कभी भी गेहूं पीसने वाली चक्की की दुकान पे गए हो आप लोग।
तो आपने नोटिस किया होगा उनके चक्की से दूर मोटर रखा होता है और वो एक बेल्ट से घूम रहा होता है। तो जो नीचे वाला बेल्ट जो रिटर्न आ रहा होता है ना, वो देखना हमेशा लूज होता है, पर ऊपर वाला बेल्ट हार्ड चल रहा होता है, यानी दोनों में टेंशन अलग अलग है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर वो फ्रिक्शन के कंसेप्ट पे ही चल रहा होता है, इसलिए टेंशन अलग अलग होती है दोनों में। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो, आपने अभी से पहले जितना भी पढ़ा है वो आइडियल केसेस पढ़े, रियल केसेस पढ़े कहाँ है? ठीक है ना। अब रियल केस की तरफ पहली बार चले हो आप। ठीक है, तो टेंशन अलग अलग होंगे, सेम मत लगा देना। गुड, शाबाश। एक्सेलरेशन क्या हो गया गुड़िया? लक्षिता नहीं हो रहा? ये क्या किया तुमने फ़ोन में? सर वो तो यहाँ पर स्क्रैच आया तो बबल यहाँ पर आ गया, निकल ही नहीं रहा सर, बहुत मेहनत कर ली। कील से छेद कर दो, कील से छेद करके निकालो। निकालने के लिए ऐसे कील रख के दाड़ दाड़ दाड़। यार ये ओपनेबल बनाए गए थे तो ये खुल क्यों नहीं रहा? अब सर से पूछूंगा, ये ओपनेबल थे ये? नहीं, ओपन तो था ही, ये तो बनाया इसलिए था कि बुक बुक अंदर रखते हैं हम लोग। ये खुला नहीं यार, अब तुम दोनों बॉडी बिल्डर से खुलवाऊंगा। क्यों नहीं खुला आखिर ये पूरा बाहर आता है ये। 9 इक्वेशंस बनी है। हाँ हाँ, करो करो करो, चेक करते हैं तुम्हारी इक्वेशंस। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो। तुम देख के आएगा वीडियो? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर करवाया था मैंने ये क्वेश्चन इसलिए। हाँ, पर इस भरोसे मत रहना कि मैं हर बार सेम क्वेश्चन कराता हूँ, ये तुम्हें पता चल भी क्या होगा। हम्म। अच्छा वैसे, हाँ मैंने देखा यार कि सब लोग जेमिनाई का यूज़ कर रहे थे, मैं भी करके देखूँ। हैं? मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, देखते तो बाहर से बहुत बच्चे हैं। तुम लोग नहीं देखते, बाहर के बच्चे ज़्यादा देखते हैं। मुझे भी आइडिया नहीं है। तो मैंने 2-4 थंबनेल्स बनाए, उसके बाद फिर वो रो दिया जेमिनाई। मैं, हाँ मैं इतनी फ़ोटोज़ नहीं बना सकता। कौन इतनी मेहनत करे? इतनी इतनी मेहनत मुझे करनी तो मैं वीडियो एडिट करके नहीं डाल देता। जियो। तो स्टूडेंट्स को जेमिनाई भी तो फ्री मिल रहा है साल भर के लिए, प्रमोशन। तुम में से किसको फिर ज्वाइन करवाया जाए फ्री जेमिनाई? वैसे मैं भी तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं तो बुढ़ापे तक कॉलेज स्टूडेंट रहने वाला हूँ। हाँ, कोई ना कोई डिग्री मैं करता ही रहता हूँ, जब हो जाएगी तब बताऊँगा। लास्ट मैंने एमएससी फिज़िक्स कंप्लीट करी है साल भर। उससे पहले मैंने बैचलर इन साइंस कंप्लीट करी थी। उससे पहले, हाँ हाँ, उससे पहले मैंने बैचलर इन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी थी। उससे पहले बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्लीट की है। मेरी डिग्री चलती जा रही है। इसके बाद हो सकता है मैं बीसीए भी करूँ। वो तो डिग्री थोड़ी है, वो तो कोर्स है।
पता नहीं। हाँ, एक साइंटिस्ट ज़रूर थे, ये मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला। तो एक साइंटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आए थे वो एक बार। यहाँ से थे, अपने इसरो से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आए थे और वो इस तरीके से आए थे बिल्कुल कि ट्रेन में जहाँ पर सोए थे रात को, अपना सूट जो था, कोट सर के नीचे लेके सोए थे और मस्त सुबह उठ के वही पहन के, पूरा मुड़ा हुआ सूट पहन के चल दिए लेक्चर लेने के लिए। मतलब वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर, लेक्चर लेने के लिए गए थे वो। और उनके बारे में फिर मैंने देखा, यार ये साइंटिस्ट है, ठीक है। और जो तो स्पीच दी उन्होंने, एंड देन आफ्टर, एक्चुअली में इसमें आए थे वो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तुम्हें पता होगा, JLF पूरे एशिया में सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है ये। हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल होता है। तो क्या तो उनके मुंह से फूल झड़ रहे थे। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो उनके बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला उनके पास इतनी डिग्रियाँ हैं कि वो पेज के शुरू से लेकर लास्ट तक लिख सकते हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिला कि यार लाइफ में मुझे भी करना है तो कुछ ऐसा ही करना है कि जब डिग्रियाँ लिखने लग जाऊँ तो पूरा पेज भर जाए मेरा। इसलिए मैं कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा। अभी तो यार लाइन भी नहीं भरेगी पूरी, नहीं लाइन तो भर जाएगी खैर, बट हाँ 4 तो बताई दी अभी आपको। वैसे देखो, जैसे मैंने बैचलर इन डिज़ाइनिंग बताया आपको, तो ये 4 डिग्रीज का कॉम्बिनेशन है। हाँ, हाँ, ये 4 डिग्रीज का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में, मतलब आप इसमें देखो, मैंने एनसिस प्रोग्रामिंग कर रखी है, मैंने सॉलिड वर्क्स प्रोग्रामिंग कर रखी है, मैंने क्रियो प्रोग्रामिंग कर रखी है, मैंने CNC कर रखी है, मैंने इसके अलावा ऑटोकैड प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो ये सब मुझे आते हैं। तो इन सबको मिलाकर, ये डिग्री नहीं है बेटा। देंगे देंगे बेटा, वो भी देंगे, वो भी देखेंगे बेटा। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, उसके लिए टाइम चाहिए। उसके लिए मुझे डेली का टाइम चाहिए मिनिमम, कुछ नहीं तो 12 से 13 घंटे। मेरा मजाक है क्या कोई बेटा? ऐसे नहीं होता। चलो, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस क्वेश्चन के लिए। अजीब सा क्या बेटा? जिन निकल गया आंसर में। अजीब सा क्या होता है? आधा किलो केले। हाँ, ये तो आप खुद भी जज कर सकते थे। प्लस माइनस में कभी भी डायमेंशन अलग अलग कैसे आ सकती है? इसकी डायमेंशन mr² होती है, इसकी मास दे दी आपने। चलो मैं सॉल्व करूं, काफ़ी समय मिला सबको। लेट अस सपोज इसके लिए टेंशन था T2, इसके लिए T1, और एक्सेलरेशन a रहा होगा दोनों के लिए। एक्सेलरेशन कम ज़्यादा होना मतलब तो फिर तो स्ट्रिंग ही टूट जाएगी, वो तो नहीं हो सकता। टेंशन कम ज़्यादा होता है। दैट मीन्स यहाँ जो टेंशन लग रहा था वो T2, यहाँ जो टेंशन लग रहा था वो T1। पहले इन दोनों की इंडिविजुअल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और मेरे पास निकल के आता है, नीचे लग रहा होगा M2G, यहाँ से निकल के आता है T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। मैंने यहाँ से T2 की वैल्यू निकाली और वो निकल के आई। मैं ये देख रहा हूँ 2 बार कैसे आ गया। M2A प्लस G, दिस इज माई इक्वेशन 1। ऐसे T1 निकाले तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू माइनस का M1A। इस टर्म को उधर भेजा तो T1 इज इक्वल टू M1G माइनस A, इक्वेशन 2। बोलो ये दोनों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो क्लास से बाहर निकल जाओ, ठीक है? NLM का ही है, ठीक है? डाउट नहीं, तुम्हारे लिए तो जेन्यूनली ठीक है कि भाई तुमने NLM नहीं पढ़ा है तो चलेगा। बाकी अब जो कोई नाखून या उंगली खा रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है। चल, हाँ, इसके बाद मैं क्या, हाँ
हाँ गुड। मैंने क्या कहा था, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा रोटेशन में हर पॉइंट पे। इतनी सारी चीज़ें आएंगी, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, वो बचना है। अब क्या इक्वेशन ऑफ रोटेशन लगा सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यही होगा इस पॉइंट पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो, सेंटर के अबाउट चेक करना चाहूँ तो। कितने टॉर्क लग रहे हैं यहाँ पर देखो, एक तो लगा रहा होगा T1 कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और एक लगा रहा है T2 एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू आर। क्या मैंने सही लिखा है? पक्का मैंने गलत लिखा है, देखो क्यों। एक्चुअली में ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो T1 ज़्यादा होना चाहिए, T2 कम होना चाहिए था। तो देखो आपके अकॉर्डिंग आपने सही लिखा है, क्योंकि भाई एंटी क्लॉकवाइज को अपन लेके चल रहे थे पॉजिटिव, तो उस हिसाब से फिर आप इसको माइनस का लगाओ, माइनस का आई अल्फा होता फिर, क्योंकि फिर आप एक्सेलरेशन भी तो लेते हो उस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसे भी तो आप माइनस लगाते फिर, इसलिए तो माइनस माइनस कट के, और यहाँ पर बचा T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू, यहीं पे माइनस लगा देते हैं, आई अल्फा। क्या ये क्लियर? ये तो समझ में आया। अच्छा देखो, पहले ये T2 माइनस T1 इंटू आर लिखा, ये तो समझ में आया। अब आई इंटू अल्फा लिखना था, तो यार अल्फा तो इस तरफ होगा ना, बॉडी तो इस तरफ घूम रही है, तो यार अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको भी तो नेगेटिव लोगे फिर, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तुमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था इसलिए तो यहाँ माइनस लगाया था, तो फिर अल्फा भी माइनस लो, वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो दोनों तरफ माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। अब क्लियर? पक्का आगे बढ़े? तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया जो भी निकलना था, T1 T2 की वैल्यू चिपका दे, चिपका दे T1 T2। तो देखो T1 है मेरे पास M1G माइनस M1A माइनस M2A प्लस M2G इज इक्वल टू आई अपॉन आर एल्फा। आई अपॉन आर कैसे, तो यार नीचे भेज दिया, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ए वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो और जी वालों को एक साथ, ये तो माइनस का हो जाएगा, तो M1 माइनस M2G, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस M1 प्लस M2 इंटू ए इज इक्वल टू आई अपॉन आर एल्फा। कोई तकलीफ तो प्लीज़ बोलो। अच्छा एल्फा अपॉन आर कुछ और लिख सकता हूँ कैसे? एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा हुआ करता था, लिख सकते हैं। गुड, वेरी गुड नालायको। हाँ। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा दो, खत्म हो जाती है कहानी। ए इज इक्वल टू आर एल्फा हुआ करता था, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बाय आर, और वो भी यहां पर रखोगे तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने पुट किया, तो थोड़ा सा मैं स्पेस चाहता हूं तो इसको ऊपर कर दूं। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? चलो, तो ये निकल के आया बच्चों मेरे पास M1 माइनस M2G माइनस M1 प्लस M2 इंटू ए इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर ए। अब क्लियर? अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा, ए अपॉन आर, तो नीचे आर स्क्वायर हो गया। कोमल को नहीं आया, जमीन आए? ध्यान नहीं था? चलो इन सबको इधर लेकर आएंगे तो ये सब प्लस का हो जाएगा, इसमें ही जुड़ जाएगा। तो चलो, तो M1 माइनस M2G इज इक्वल टू, ये सब प्लस का हो गया, तो M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए निकालना था मुझे, तो इसको डिवाइड में ले आए, तो ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस
आई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। क्लियर हुआ यस और नो? कुछ और आगे शॉर्ट है? अभी क्लियर हुआ? अच्छा अब शॉर्टकट बता ही देता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा कुछ याद है फोर्स पढ़ाते वक्त मैंने एक बात बताया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ज़रा देखो इन दोनों बॉडीज़ का नेट फोर्स यही होगा और टोटल मास देखें m1 प्लस m2, लेकिन इस बार पुली का भी तो मास है और वो कितना हो गया आई अपॉन आर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। शॉर्टकट। अब पिछली बार का शॉर्टकट देखे जो मैंने बताया था, पर अभी शॉर्टकट यूज मत करना, सॉल्व करना। यहां पर भी देखो इसको आई लिख सकते हैं। अब आर स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दूं तो देखो क्या निकल के आता है। आर स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, ये तो आई बन गया, तो एम जी अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, यही आ रहा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ही तो था, यही आएगा। देखो यही तो था उस पुली के लिए, अकेला मास था और एक पुली था, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ सॉल्व करो, सीखना तो है। शॉर्टकट बेटा, हर शॉर्टकट का एक एक्सेप्शन होता है, वो कहीं ना कहीं टीचर बना देगा। उसे अगर पता होगा ना तुम शॉर्टकट पढ़ के आए हो तो बना देगा, फिर तुम फंस जाओगे। सॉल्व करना आता होगा तो कभी कोई नहीं अटका सकता। क्लियर हुआ? शॉर्टकट बेटा मेरे पास बहुत सारी जगह होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। बहुत जगह शॉर्टकट्स होते हैं, मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ। तुम लोग को पता है एनएलएम पढ़ाते वक्त इन सबके शॉर्टकट थे मेरे पास, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे तुम लोग। टेंशन के, एक्सेलरेशन के, मैंने एक भी नहीं बताया। रीज़न यही है। कंस्टेंट इक्वेशन यार मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम लोगों को, मैंने शॉर्टकट बता दिया था उसका, लेकिन काम नहीं आएगा। क्यों? देखता हूँ, होगा तो पढ़ा दूंगा। उस टाइम तो क्या तुम में से कोई भी पढ़ता ही नहीं था। कंस्टेंट इक्वेशन पढ़ लिया? किसे समझ लिया था? चलो वेरी गुड। गुड। तो फिर हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जो हमें कंस्टेंट इक्वेशन पढ़ाएगी। हाँ तो आज नहीं बेटा, आपको पूरा रिवाइज करने का टाइम दिया जाएगा। आप आज से रिवाइज करना शुरू कर दो, नेक्स्ट वीक पढ़वाएंगे आपसे। सबको समझ आया हाँ या ना? पक्का ना? तो अगला क्वेश्चन तो यूं उड़ा दोगे तुम लोग अब, बिना शॉर्टकट के। लेकिन अब समझ आओ अननेसेसरी मेहनत क्यों की थी मैंने। हाँ लेक्चर्स तो मैंने लगभग तुम लोग के सर्कुलर के बाद सारी डाल दिया। तुमने नहीं पढ़ा सर्कुलर अभी तक?
हाँ कल ही बनाया था, मैंने बनाया था। मैं आज पूछने वाला था सर्कुलर कौन पढ़ रहा है अभी। सर्कुलर का बस वही बनाया है मैंने, डेथ वेल और वो बनाया है, दो दो बनाए थे। वो तो मेरे को जेमिनाई ऑफर दे रहा है ना, उसके लिए मुझे फ़ोटो खींच कर डालनी पड़ेगी। और मेरी आदत इतनी ख़राब है, मैंने कभी भी आज तक ये सेल्फी या फ़ोटो ना तो क्लिक कर ही ना करवाता हूँ ऐसे, मतलब। हाँ, वो चेंज करवाऊँ? क्यों? क्यों, उसमें क्या गड़बड़ है वैसे? क्लीन शेव है इसलिए? तो अच्छा वो चीज़, हाँ हाँ हाँ। इसमें एक्चुअली पूरी थंबनेल में फ़ोटो आई भी नहीं, वो जो पूरी फ़ोटो थी ना तो बहुत ज़ोरदार थी। जैसे ये डेथ वेल और ये, अच्छा सर्कुलर के सारी लगा दिए मैंने, है ना? तुम हीट, अच्छा तुम ऐसे डायरेक्ट सर्च करते हो क्या? प्लेलिस्ट में देखा करो इसमें, ये रहा ना प्लेलिस्ट, इसमें देखो नीचे ये रहा, चारों इसके आ गए और ऊपर दो तीन इसके, दो इसके डाल दिए रोटेशन के। रोटेशनल मोशन LL6 क्या हो गया ये? वो एल एक एक्स्ट्रा आ गया। चलो यार, एक से विजिबल थोड़ा कम होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, आसान सा टुचकू सा। अरे नहीं, अगला आसान ही है। इसका आंसर पहले मुझे एक बार शॉर्टकट से तुम लोग बता दोगे, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है? पहले शॉर्टकट से आंसर बताओगे सब लोग। देखो ये दो ब्लॉक्स हैं, M1 M2, इसका मास है कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R। इसके अलावा, मतलब इस पुली के अलावा कहीं और कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना तो यहाँ फ्रिक्शन है ना दूसरी जगह, तो हो ही नहीं सकता। तो आपसे पूछा गया वही एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, पुली का मास M है और रेडियस R है, ठीक है? तो पहले तो शॉर्टकट से बताओ आंसर फटाफट क्या होगा। पहले ऊपर क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, M2 माइनस M1। खुद के एक चांटा मारो जोरदार वाला, ये रोकेगा क्या? ये फ्रिक्शन ही नहीं है, ये क्यों रोकेगा? फिर सिर्फ, मैंने क्या बोला था, नेट पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कौन है? सिर्फ M2G, तो ये क्यों लिखोगे? तो ऊपर क्या आएगा? सिर्फ M2G, बात खत्म। नीचे क्या आएगा बोलो? टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वैसे तो पुट कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं I बाय आर स्क्वायर फिलहाल रख रहा हूं। अब आप I की वैल्यू रख लो, वो डिस्क है तो क्या हो जाएगा, हाफ M R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो कैपिटल M/2 बचता, ठीक है? डन। तो ये तो इसका आंसर आना चाहिए। अब सॉल्व करो। क्या? हाफ M R स्क्वायर डिस्क है ना वो, तो यहाँ पर M/2, कैपिटल M/2 बचता। तो शॉर्टकट तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। अब तो उड़ा दोगे शॉर्टकट से तुम लोग, ऐसे कैसे उड़ा दोगे, मैं बैठा तो हूँ अभी। अभी अगला क्वेश्चन दे दूंगा खतरनाक सा।
हाँ गुड़िया, फिर ट्राई करो। तुमने कोई मूर्खता करी है? यहाँ पर T1 T2 जो तुमने लिया, वहाँ एक गलती करी। T1 किसके बराबर रहता? M1G के बराबर क्यों किया तुमने T1 को? वो तो होता ही नहीं। तुमने T1 कहाँ रखा है? यहाँ लगाया T1। बेटा T1 तो या तो इधर खींच रहा होता तो M1G तो नीचे ले रहा है, इधर क्यों? फिर तो फ्रिक्शन होता कोई, यानी इधर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो T1 ज़ीरो है, बात ही ख़त्म। इसलिए वो आता ही नहीं। क्या वो सॉल्यूशन आया नहीं अभी तक तुम लोगों का? मैं वेट कर रहा हूँ।
वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो। चेक योर कैलकुलेशंस वंस अगेन। मैं चेक करता हूँ, मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, बैठो। अभी सबको लड़ने दो, टाइम दे रखा पूरा। मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। लड़ो बेटा लड़ो, फाइट। माउस दे दो मुझे। मैंने आंसर दे रखा, सोचो तुम लोग के पास आंसर है, तरीका सीख रखा है, फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? अभी तक मेरे पास एक बालक ने आंसर दिया, काव्या गांधी ने बस।